सो वेल फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत पे मुगलों का कब्जा हुआ। और जैसा हमने अभी आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी, यानी लोधी वंश। और लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। और कहा जाता है कि उस समय बाबर, जो कि काबुल के शासक थे, काबुल के रूलर थे, और जो इब्राहिम लोदी के जो रिश्तेदार थे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे मैप से शो करूं तो उस समय ये दिल्ली है और दिल्ली में उस समय चल रही है दिल्ली सल्तनत, और स्पेशली उस समय बैठी है लोधी डायनेस्टी। तो कहा जाता है दोस्तों उस समय पंजाब एक तरह से आप बाउंड्री मान सकते हैं उस समय हिंदुस्तान की, और पंजाब में भी एक रूलर रूल करता था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। तो कहा जाता है कि ये इब्राहिम लोधी के रिलेटिव थे। और इधर राजस्थान में इस समय जो मेवाड़ रियासत है स्पेशली, वहां पे एक रूलर है जिसका नाम है राणा सांगा। तो दोस्तों इसके बाहर का जो सेक्शन है ये काबुल का एरिया है, और कहा जाता है काबुल में उस समय एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम है बाबर। और इसका जो टाइटल है वो है पादशाह का टाइटल लेकर ये सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट एक तरह से ये कॉन्स्पिरेसी थी, और बाबर को बाहर से कॉल किया गया कि आप आए और हम आपको रास्ता दे देते हैं और इस रास्ते से आप दिल्ली सल्तनत पे अटैक किए करें। क्योंकि इब्राहिम लोदी का जो नेचर था वो बड़ा स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिकल माइंड, संशय आत्मा। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी ने अपने पापा की एज के, पिता के एज के जितने भी लोग थे उन सबको कैद खाने में डाल दिया कि कहीं वो मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र ना करें, क्योंकि वो बहुत सीनियर और बुजुर्ग हैं। और कहा जाता है कि दौलत खान लोदी को भी यही डर था कि कहीं इब्राहिम लोदी उनको अरेस्ट ना करवा दे। तब दौलत खान लोदी ने डर के बाबर को काबुल से कॉल किया। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बाबर इससे पहले हिंदुस्तान पे 5 बार, 5 टाइम्स कहते हैं, बाबर हिंदुस्तान पे अटैक कर चुके थे। 5 टाइम्स इनका अटैक हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पांचों बार फेल हुए। और क्यों फेल हुए? क्योंकि पंजाब और राजस्थान में दो बड़े पिलर आप देख सकते हैं, दो बहुत बड़ी वॉल इनको रोकने के लिए काफी थी, और इनके मिशन को बार बार रोक दिया जाता था। लेकिन एक तरह से ड्रीम कम ट्रू हुआ बाबर के लिए, और जो इनको रोक रहे थे उन्होंने ही इनको कॉल करके बुला लिया। और कहा जाता है कि बाबर ने इस रास्ते से आकर दिल्ली पे अटैक किया, और यही अटैक, यही बैटल, यही वॉर पानीपत की फर्स्ट बैटल के नाम से इसको जाना जाता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर ध्यान से सुने। पानीपत की 3 बैटल हुई हैं इतिहास में, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड और पानीपत थर्ड। आपको पता होगा कि पानीपत की बैटल एग्जाम्स में खूब आती है, और क्यों आती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। पानीपत की तीनों बैटल टर्निंग पॉइंट थे इतिहास के। अर्थात आप इमेजिन करें कि अगर इस पानीपत की बैटल में बाबर डिफीट हो जाता और इब्राहिम लोदी इसमें जीत जाता, फॉर एग्जांपल बाबर की इसमें मृत्यु हो जाती, तो हिंदुस्तान में कभी भी मुगल सत्ता एस्टेब्लिश नहीं होती। तो पानीपत की फर्स्ट बैटल एक टर्निंग पॉइंट था, दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और मुगल सत्ता की हुकूमत काबिज हुई हिंदुस्तान पे। पानीपत की दूसरी बैटल से अकबर ने सत्ता संभाली, और कहा जाता है कि अगर उस बैटल में, पानीपत की सेकंड बैटल में अकबर हार जाता तो फिर से मुगल सत्ता का फुल स्टॉप था। और पानीपत की थर्ड बैटल में कहा जाता है कि पेशवा डिफीट हुए और अहमद शाह अब्दाली जीता, जिसका बेनिफिट अंग्रेजों को हुआ, और वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर पानीपत की थर्ड बैटल में पेशवा जीत जाते तो शायद हिंदुस्तान पे इंग्लिश हुकूमत कभी रूल ना कर पाती, और शायद पेशवाओं का रूल पूरे हिंदुस्तान में होता। तो तीनों लड़ाइयां हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट थे। 2 लड़ाइयों से मुगल सत्ता एस्टेब्लिश हुई, और थर्ड लड़ाई से इंग्लिश हुकूमत हिंदुस्तान पे काबिज हुई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में, तीनों की तीनों पानीपत की लड़ाइयों में कमजोर पक्ष जीता और जो स्ट्रांग था वो हारा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, बाबर कहते हैं कि बाबर अपने साथ सिर्फ 2000 सैनिक, 2000 सोल्जर लेकर आया था, और इब्राहिम लोदी की सेना में 2 लाख सैनिक थे उस समय। तो कहा जाता है कि बाबर की जीत कैसे हुई, उसके 2 रीजन थे।
सबसे पहला रीजन ये था कि बाबर अपने साथ तोपे यानी कैनन्स लेकर आया, और इन कैनन्स की वजह से, इन तोपों की वजह से बाबर ने पानीपत की फर्स्ट बैटल को जीता। पहला युद्ध हिंदुस्तान का जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया, गन पाउडर का, उत्तर भारत में। उससे पहले दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी एम्पायर तोपों का और गन पाउडर का यूज कर चुके हैं। और दूसरा जो टेक्निक बाबर ने यूज करी वो बेमिसाल टेक्निक थी, जिसको तुलगुमा टेक्निक बोलते हैं। और वो टेक्निक क्या थी? वो टेक्निक ये थी कि बाबर ने अपने सिपाहियों को बोला कि 500 सैनिक यहां पे खड़े होंगे, 500 सैनिक यहां पे होंगे, 500 इस तरफ और 500 पीछे छुपा दिए बाबर ने। और अपने इन 500 सोल्जर्स को बोला, 500 को, कि आप इनके ऊपर अटैक करें, और 10 मिनट के बाद, कुछ टाइम के बाद आप शोर मचाना शुरू कर देंगे कि हमारे बादशाह बाबर ने बाहर से बहुत सारे राजाओं की हेल्प से एक बहुत बड़ी आर्मी बुला ली है। तो मैं इन 500 500 500 500 सोल्जर्स को रवाना कर दूंगा इस बैटलफील्ड में, और ये तीनों ओर से आके अटैक करेंगे, शोर मचाते हुए आएंगे, और दुश्मन को ये नहीं पता लगने देंगे कि ये 500 है या 5 लाख। तो दुश्मन के माइंडसेट को तोड़ेंगे, और इस भीड़ भड़के में उसको ये पता नहीं लगेगा कि ये चारों तरफ से 500-500 ही सैनिक हैं सिर्फ। तो कहा जाता है कि 500 सैनिक ने इनके ऊपर अटैक किया, और कुछ टाइम के बाद इन्होंने शोर मचाया और बाबर ने इनको रवाना कर दिया, और ये चीखते चिल्लाते बैटलफील्ड में आए। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना के पांव खड़ गए डर के मारे, और वो सब भाग गए। इब्राहिम लोदी अकेला रह गया, और इब्राहिम लोदी को पानीपत की फर्स्ट बैटल में मार दिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो मैंने अभी आपके साथ बात शेयर की, मैंने आपको बताया कि पानीपत की हर लड़ाई में कमजोर जीता और स्ट्रॉन्ग पक्ष हारा। तो आप देख सकते हैं कि बाबर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बाहर से हिंदुस्तान आया, कम सैनिक थे, लेकिन टेक्निक से इसने इस बैटल को जीता। और टर्निंग पॉइंट तो था ही, मुगल्स आ गए हिंदुस्तान में और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मुगलों के टॉपिक को हम लोग किस तरह से मानते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पहले आप देख लें, बाबर का टाइम पीरियड जो है वो 1526 से 1530 यानी 4 साल बाबर ने रूल किया। और जितने भी हमने ये क्षेत्र यहाँ पे लिखे हैं, जितने एरिया, ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एरियाज हैं। कहा जाता है कि बाबर ने इन सब के ऊपर हुकूमत स्थापित की, चाहे वो गंगा घाटी हो, गंगा वैली हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो कालपी हो, इटावा हो, कन्नौज हो और अयोध्या हो। ये 8 क्षेत्र ही हमने स्पेशली यहाँ पे मेंशन इसलिए किए क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे जिनके ऊपर बाबर की हुकूमत काबिज हुई। लेकिन बाबर ने इस पर्टिकुलर एरिया को जीता क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया अफगानों से पटा हुआ था, अफगानों से भरा हुआ था। लोधी डायनेस्टी में बहुत सारे अफगान यहाँ पर आकर बस गए थे। तो बाबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ घाघरा। ये घाघरा रिवर है, उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस रिवर है। वैसे नेपाल में ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की। लेकिन कहा जाता है कि इस बैटल में जो 1529 में हुई, 1529 में, इसमें महमूद लोदी एंड नुसरत शाह को बाबर ने डिफीट किया, इन दोनों को हराया और इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा करा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पे इन दोनों का कब्जा था और ये दोनों माने जाते हैं अफगान। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के ये सारे क्षेत्रों में जिस समय मुगल सत्ता स्थापित हुई उस समय यहाँ पे रूलर कौन थे? तो आपका आंसर है महमूद लोदी एंड नुसरत शाह, और जो अफगान रूलर्स थे। सो दोस्तों उसके बाद बाबर ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी वो थी 1527 खानवा। तो ये एक सीक्वेंस है। 26 में पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। 27 में खानवा की लड़ाई लड़ी जिसमें इन्होंने राणा सांगा को डिफीट किया, और कहा जाता है कि राजपूत रूलर था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग राजपूत रूलर थे मेवाड़ के, और कन्नौज और अवध पे अपना कब्जा स्थापित किया। तो पानीपत की बैटल से बाबर ने दिल्ली पे कब्जा किया, खानवा की बैटल से बाबर ने कन्नौज और अवध पे कब्जा किया, एंड बैटल ऑफ घाघरा से इन्होंने इस पूरे रीजन, ये जो आप देख रहे हैं 8 क्षेत्रों पे बाबर की हुकूमत स्थापित हुई। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 साल का एक छोटा सा टाइम पीरियड है बाबर का, और ऐसा सुनने में आता है कि बाबर का एक बेटा है हुमायूं,
और हुमायूं के 3 भाई हैं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। तो बाबर के 4 बेटे हैं, लेकिन बाबर का जो बड़ा बेटा है वो हुमायूं है, और बाबर ने हुमायूं को ही अपना नेक्स्ट सक्सेसर डिक्लेयर किया हुआ है मुगल सत्ता का हिंदुस्तान में। लेकिन अचानक अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है हुमायूं की तबीयत बहुत खराब हो गई, और बाबर ने अल्लाह से प्रेयर की और हुमायूं के बेड के 3 चक्कर काटे, और राइटर्स बताते हैं कि उसके बाद कुछ चमत्कार हुआ, बाबर की तबीयत धीरे धीरे खराब होती चली गई और हुमायूं धीरे धीरे ठीक होता चला गया। और बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। कहा जाता है कि पहले इनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक ए बाबरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुजुक ए बाबरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में बाबर ने लिखी? क्या वो अरेबिक में थी, क्या वो पर्शियन में थी, क्या वो टर्की में थी, या वो उर्दू में थी? तो दोस्तों इसका आंसर है टर्की लैंग्वेज में, टर्की भाषा में इसको लिखा गया था, तुजुक ए बाबरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। और इसी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने मेंशन किया था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो कहा जाता है कि बाद में फिर आगरा से इनका जो मकबरा है वो काबुल में शिफ्ट किया गया। तो बाबर का ये जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाना संभव नहीं था, और चूंकि अभी स्ट्रगल का एक टाइम था बाबर का, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन थे, बाबर आउटसाइडर था, तो बाबर को यहाँ पे अपनी सत्ता काबिज करनी थी, इसलिए सिर्फ 2 ही कंस्ट्रक्शन बाबर ने किए। और जैसा हमने यहाँ पे मेंशन किया है, संभल में एक जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई, और अयोध्या की बाबरी मस्जिद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर बहुत टाइम डिस्प्यूट चला, और अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पे जो रामलला को ये भूमि जो दी गई और यहाँ पे राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो ये वो बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में बाबर के द्वारा बनवाई गई, काफी इंपॉर्टेंट रही। आजादी के बाद तो बहुत हॉट टॉपिक रहा हिंदुस्तान की राजनीति में। और जामा मस्जिद कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने जो जामा मस्जिद बनाई थी वो कौन से एरिया, कौन से क्षेत्र में? तो वो संभल में जामा मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई। तो दोस्तों हमने अभी आपके साथ मुगल्स का टॉपिक शुरू किया है, और हमने आपको बताया कि बाबर फर्स्ट रूलर थे। जो जो बातें हमने डिस्कस की एक बार आपके साथ दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबर ने किस बैटल से हिंदुस्तान में एंट्री ली? वो बैटल थी बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद बाबर ने किस बैटल से कन्नौज और अवध का क्षेत्र विजित किया? वो बैटल थी बैटल ऑफ खानवा। किस बैटल में अफगानों को डिफीट किया और उत्तर प्रदेश के गंगा वैली, संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, अयोध्या, इटावा इनको कैप्चर किया? वो बैटल थी बैटल ऑफ घाघरा। और घाघरा की बैटल एक ऐसी बैटल थी जो जल और थल दोनों में लड़ी गई, यानी ये एक तरह से नदी, रिवर, जो घाघरा रिवर है वहां पे भी बाबर की आर्मी लड़ी, इसीलिए इसको जल और थल, लैंड सरफेस और वाटर सरफेस दोनों पे ये लड़ाई लड़ी गई। और घाघरा रिवर का ईयर 1529, इसमें जो रूलर डिफीट किए महमूद लोदी एंड नुसरत शाह। और बाबरा की 2 मस्जिद, जामा मस्जिद एंड अयोध्या की बाबरी मस्जिद हमने आपके साथ डिस्कस की। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई? वो टर्की। और बाद में बाबरनामा के नाम से इसका ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन लैंग्वेज में अकबर के जो कोर्ट में थे अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल्स, और उत्तर प्रदेश के कंपटीशन में मुगल्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कंपटीशन में जरूर मिलेंगे।